वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम आप लोगों के सामने वही क्वेश्चन लाए थे जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हम बस डाल दिए हैं और आप लोगों का समय बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि अब इतना समय हम लोगों के पास भी नहीं बचा है जो कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाऊँ। लेकिन शॉर्ट समय में यानी कि कम समय में आप वही चीज़ पढ़ें जो कि बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो आओ प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। खास करके जो भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम 2025 के लिए, वो करवाएंगे। यहाँ से बिल्कुल आप लोगों को 10 दिन भी नहीं बचा है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन बच्चों, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे बच्चों कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 221 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। यहाँ पे कलिंग का युद्ध किया था। इस युद्ध में 1.5 लाख, कितना तो 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, एवं लाख लोग, 1 लाख से अधिक लोग भी क्या हुआ, मारे गए थे। इस भीषण नरसंहार को यानी कि इस भीषण हत्याकांड को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा। द्रवित मतलब एक होता है ना भय, यानी कि लाशला होता है कि माना कि उसका दिल रो देता है, उसी तरह का दिल क्या हुआ, हृदय द्रवित हो उठा। इस युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र त्यागने का प्रतिज्ञा की। यानी कि शस्त्र क्या होता है, त्याग करना, यानी कि वो जो शस्त्र होता है जिससे वो युद्ध करता है उसको त्यागने की बिल्कुल प्रतिज्ञा ले ली कि इसको हम त्याग ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको युद्ध नहीं करनी है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति अगर खास करके ऐसा देखेगा कि उसके अपने व्यक्ति, उसके अपने इंसान, आसपास के लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है, तो किसी का भी दिल रो उठेगा। ठीक है, यही चीज़ हुआ कि अशोक पर प्रभाव पड़ा और उसके बाद क्या हुआ, तो यह युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न बच्चों कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे धर्म का मतलब होता है अशोक का क्या, धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है आपका, अशोक का धर्म, यानी कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चों अशोक के द्वारा बनाए गए कुछ नैतिक सिद्धांत, यानी कि कोई अपना जो राजा महाराज क्या होता है, नैतिक सिद्धांत बनाता है, अपना कुछ नियम बनाते हैं, और सामाजिक नियम के संकलन धर्म को कहा जाता है। धर्म में सभी धर्मों को अच्छी बात है कि सार होते हैं, यानी कि सभी धर्मों की बात होती है, यानी कि सभी धर्मों को लेकर के चलते हैं, अपनी धर्म भी रखते हैं। अशोक ने धर्म का आदर सेवक तथा दासों के प्रति उदार व्यवहार, उदार मतलब प्रेम भाव, दूसरे संप्रदाय के प्रति भावना सम्मिलित, यानी कि उसके दूसरे भी संप्रदाय, दूसरे भी जाति के लोग, दूसरे भी धर्म के लोग, उसके भी ये लोग सम्मिलित करते थे, और दूसरे संप्रदाय के प्रति आदर का भावना सम्मिलित थे, यानी कि ये सभी को आदर करता था, सभी धर्म के लोग को क्या करता, ये आदर करता था, भावना करता था। अशोक की यही धर्म है, और अशोक की यही धर्म से हम लोगों को एक सीख भी मिलता है कि आप सबको क्या करना है, सभी को आप इज्जत दीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी जाति की हो। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। सातवाहन कौन था। सातवाहन कौन था, क्वेश्चन आपका, सातवाहन कौन था। सातवाहन क्या था, प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। प्राचीन मतलब पुराना, क्या था, पुराना राजवंश, हिंदू राजवंश था। सातवाहनों ने आंध्र प्रदेश को जीता था। सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने कब किया था, तो 60 ईस्वी पूर्व में किया था। कितना ईस्वी पूर्व, 60 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, सातवाहन वंश के प्रमुख सशक्तिकरण
सातवाहन वंश के प्रमुख शासक क्रम सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र, सातकीर्ण और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी आदि थे। ठीक है, यही इसका क्या क्या था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको गुप्तकालीन विज्ञान क्या है, गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रकाश डाले। ठीक है, ये भी आप लोग के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन देखते जाइए और आप लोग भी यहाँ से स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग रख सकते हैं और अपना कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखो, वराहमिहिर गुप्त काल में एक महान खगोली शास्त्र था। वराहमिहिर ने वृत्त शासिता नामक ग्रंथ का रचना की थी। शास्त्र नाम क्या था, रचना क्या था। बताया गया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या लगाया था। तो इस साहित्य नामक ग्रंथ की रचना की और उन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या होता है, चंद्रमा का चक्कर लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है उसको क्या उपलब्धियां का हम लोग क्या करना है, वर्णन करना, क्या क्या चीज़ वो उपलब्ध किया है। ठीक है, अपने काल में, अपने शासन काल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय वंश का एक शक्तिशाली सम्राट था। क्या था, एक शक्तिशाली सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। विक्रमादित्य क्या था, उपाधि मतलब उसकी जो भी दिया होता है कामकाज, उसकी जो भी सिंहासन उपाधि है उनकी ये क्या क्या ग्रहण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने काकटों की सहायता से क्या काठियावाड़ के शासकों का अंत किया। ये काठियावाड़ कोई जगह का नाम है, उसके शासकों क्या किया, ये अंत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके नाम से प्रसिद्ध है, अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूछ दिया गया तो विक्रमादित्य के नाम से वो क्या था, तो प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल गुप्त वंश के स्वर्ण युग कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का नवरत्न थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या होता है कि अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों को क्या महत्व है। ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेखों का क्या महत्व है। देखो, कोई भी धातु पे लिखा हुआ लेख, यानी किसी भी धातु पर कुछ भी लिखा हुआ लेख, उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराने इतिहास, यानी पुराने इतिहास के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज, उसके पूर्वज, यानी कि जितने भी पीछे चलते चलो हम लोग उनके बारे में जानते हैं। धातु या पत्थर पर लिखे हुए लेख को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के दो महत्व हैं। अभिलेख के क्या बच्चों, अभिलेखों के कहते हैं दो महत्व हैं। ठीक है, पहला है अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेख से शासन और उनके द्वारा किए गए कार्य की जानकारी मिलती है। यानी कि उसमें जो भी काम किए हैं वो सारी जानकारी मिलती है, और किस टाइप का है ये, किस प्रकार का है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। आइए जानते हैं, अगला क्वेश्चन है ये हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो साधन बताओ। हड़प्पा कालीन के जो दो सिंचाई साधन होता है, क्या बच्चों, जो दो सिंचाई साधन, तो जिससे लोग पटाते हम लोग, अगर आम भाषा में बोले तो पानी खेतों में डाला जाता है, उसका मतलब यही होता है। तो कहते हैं हड़प्पा कालीन सिंचाई के दो प्रमुख साधन, पहला साधन क्या था, नहर, और दूसरा जलाशय था। और धोलावीरा के नहर और जलाशय का अवशेष मिले। यानी कि जो धोलावीरा था उसका क्या, नहर से और जलाशय से अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। ये तो कितना बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको देखो बच्चों कितना बार पूछा गया है, लगातार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। इस क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख दो केंद्रों के नाम लिखे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, तो पहला तो हो गया बच्चों आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र हो गया। दूसरा उसका देखो प्रमुख केंद्र आपका हड़प्पा सभ्यता का है बच्चों, क्या है, पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंग, तीसरा लोथल। ये क्या है, प्रमुख केंद्र है, कहाँ का,
तो हड़प्पा का, यह हड़प्पा क्या बच्चों, प्रमुख केंद्र है। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों देखियो, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व कहता है वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी गर्भ में छिपी हुई सामग्री खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं बच्चों। अतीत मतलब पहले बहुत बीता हुआ, ठीक है, बीता हुआ कल, यानी कि इतिहास, यानी कि जो पुराने से पुराने हम लोग छिपी हुई सामग्री है, जो पुराने से पुरानी बातें हैं, हमारे पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों, यानी कि बहुत पीछे चलते हैं, उस प्रकार की बातें वो जो छिपी हुई रहती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही को हम बोलते हैं पुरातत्व बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, कार्बन 14 विधि। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है आप लोग भी जानते हो, क्वेश्चन कई बार नहीं बार बार पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन। ये एम भी भैया कर दो तो भी चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो। कार्बन 14 विधि, इसका एक तो है कि वैज्ञानिक तरीका से हम लोग वैज्ञानिक तरीका से निर्धारण करते हैं ना कोई तिथि को, तो उसी को क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि। क्या कहते हैं, तो कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती हो उतना प्राचीन माना गया है, यानी कि जो पदार्थ में कार्बन की मात्रा क्या होता है, जितना कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचीन माना जाता है, उसी को सबसे ज़्यादा क्या, पुराना माना जाता है बच्चों। आओ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? धरातल से खुदाई करके पुरातत्व की साम्राज्य प्राप्त करना है उत्खनन कहलाता है। धरातल यानी धरती के अंदर से, यानी कि जो बिल्कुल पृथ्वी के धरती के अंदर से, जो मिट्टी के अंदर से जो हमको सामान प्राप्त होता है बच्चों, जो सामान प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्खनन, यानी कि जो खूनते हैं हम लोग, खून के निकालते हैं कोई सामान वगैरह, ठीक है बच्चों, उसी को बोलते हैं हम लोग उत्खनन। अगला देखिए बाबू, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा लिपि रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय क्या, बहुत रोचकमय, यानी कि रहस्यमय सुनने, कहानी में सुनना था, बहुत रहस्यमय है, बहुत सुदृष्ट है, बहुत माना अच्छा कहानी है। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसको अभी तक क्या हुआ, कोई पढ़ा नहीं है, पूरा भी इसको नहीं पढ़ा है। इस लिपि में चिन्हों की संख्या कितना है, 75। इस लिपि में चिन्हों की संख्या कितना है, 75 से 400 के बीच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख समकालीन सभ्यताओं का नाम लिखें। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख समकालीन सभ्यताओं का नाम लिखें। पहला क्या है बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा ईरानी सभ्यता। पहला क्या है, मेसोपोटामिया, और दूसरा क्या है, ईरानी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों की हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषताओं को उल्लेख करें, यानी कि दो कौन सी विशेषता है हड़प्पा सभ्यता में, उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला क्या है, हड़प्पा सुनियोजित नगरीय सभ्यता, ठीक है, नगरीय सभ्यता है। दूसरा हड़प्पा जल निकासी प्रणाली सुनियोजित सभ्यता। पहला क्या है, पहला बच्चों नगरीय सभ्यता थी, सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। दूसरा जल निकासी प्रणाली सुनियोजित सभ्यता, ठीक बच्चों। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम निचोड़ करके लाए हैं, और एक एक क्वेश्चन बारीक से आप लोग पढ़िएगा तो बिल्कुल इजी और आसान भाषा में मिलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की दो विशेषता, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता से जल जो निकलता था, निकासी में निकलना, जो हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली था उसका दो जो क्या है, दो विशेषता के बारे में बताना है कि कैसे होता है। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता जल निकासी प्रणाली थी। तो क्या था, हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली होता था। घर में क्या होता, नाली, जो पानी निकलने के नाली होता था। हर घर का नाली मुख्य सड़क, जो मेन रोड हम लोग बोलते हैं, मेन रोड, मुख्य सड़क के दोनों और पक्की बनी हुई नाली से जुड़ा था। यानी कि जो मेन रोड था वो दोनों और पक्की नाली होता है ना, जो देखा होगा आप लोग बाजार से में जाते होंगे तो देखे होंगे कि दोनों और पक्की नाली से बना होता है, वही से जुड़ा हुआ था। और इसी से क्या होता है, जल निकासी प्रणाली होती थी, जल जो निकालते थे घरों का, वो यही में, किस सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की यही दो विशेषता प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका, विशाल अन्नगार
पर है यार, सॉरी, यहाँ पे पर होगा। विशाल अन्यगार पर टिप्पणी लिखे। अन्यगार मतलब क्या होता है बच्चा? अन्न। अन्नगार मतलब क्या होता है? अन्न जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम अन्न, अन्यगार। हड़प्पा सभ्यता में अन्यगार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। अन्यगार, अन्यगार में अन्न जमा करके रखा जाता है। अन्यगार जहाँ पे क्या होता है कि अन्न को क्या करता है? जमा करके रखा जाता है। अन्यगार का व्यवस्था था, यानी वहाँ पे अन्न को, वहाँ जो अन्न रखता था ना, तो वहाँ पे हवा जाने की व्यवस्था था। हवा इसलिए देता था कि अन्न रखेंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है, सड़ सकता है, सड़ने गलने की वजह से वहाँ पे हवा जाने की भी व्यवस्था था कि अन्न सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगी। वहाँ पे ऐसा व्यवस्था कर रखा था विशाल अन्यगार, ठीक है। इसी को बोलते हैं विशाल अन्यगार में टिप्पणी लिखें, ठीक है। छोटा सा लाइन में, एक लाइन का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो की विशाल स्नान घर, सॉरी यहाँ पे विशाल स्नान घर है। विशाल स्नान घर मतलब जानते क्या होता है? यानी कि नहाने वाला, नहाने वाला, नहाने वाला, जहाँ पे हम लोग नहाते हैं। तो विशाल स्नान घर के बारे में क्या करना है? यहाँ पे वर्णन करने के लिए बोल रहे बच्चों। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में नगर, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता में स्नान घर का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला, यानी जो सब कुछ जो मिल रहा है किससे मिल रहा है? जो मोहनजोदड़ो से मिल रहा है, ठीक है। स्नान घर का उपयोग उन्हीं कष्ट स्नान में होता है, यानी कि स्नान करने के लिए होता है। स्नान घर के चारों ओर कमरे और क्या था? बरामदे थे। स्नान घर जो चारों ओर क्या था बच्चा? चारों ओर स्नान क्या था? कमरा था और बरामदे थे। और स्नान घर में क्या था? एक कुआं था, कुआं, आप लोग देखे होंगे कुआं, ठीक है, आप लोग देखेंगे कुआं। तो स्नान में क्या था? कुआं था। लोथल कहाँ है, ठीक है, इतिहास में क्या महत्व है लोथल? एक क्वेश्चन अच्छा है और पूछा जाता है बहुत जगह से। देखो लोथल कहाँ, इसका क्या महत्व है? लोथल गुजरात के भोगबा नदी, यानी गुजरात के जो भोगबा नदी है उसके किनारे अवस्थित है, सॉरी स्थित है, यानी कि अवस्थित बोल सकते हैं, यानी कि उसके किनारे क्या है लोथल बंदरगाह के नगर के रूप में प्रसिद्ध है। लोथल क्या है? बंदरगाह के नगर में रूप में ये प्रसिद्ध है। तो इसका जो महत्व होगा, लोथल का जो महत्व होगा क्या होगा? तो इसका महत्व होगा कि लोथल बंदरगाह नगर के रूप में ये क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसमें कहता है कि महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों के प्रकार लिखें। महाभारत में कौन कौन से विवाह हुए थे? कौन कौन से विवाह हुए थे, ठीक है। महाभारत में कौन कौन से विवाह हुए थे? तो पहला था आपका ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, यानी कि इसमें 4 विवाह था। एक ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह और प्रजापति। इन चारों विवाह का वर्णन, इन चारों विवाह क्या है? वर्णन किया गया है, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे, प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, ताकि इससे होगा और हम अच्छा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।